हेलो एवरीवन, आप सबको द स्पार्क न्यूज़ में मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं नगरम काइंग। जैसे कि आज आप मेरे साथ देख सकते हैं, हमारे इस प्रदेश का माना जाना जो यूथ आइकॉन का नाम से भी जानता है, सर को काफ़ी पहचान है। तो सर, आज आपको हम स्वागत करते हैं हमारे स्पार्क न्यूज़ का स्टूडियो पे। तो जैसे कि मेरा साथ है भिंगिया अमित जी, जो कि हमारा डिप्टी डायरेक्टर सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट से है। सर आज मेरे साथ यहाँ पर कुछ चर्चा करेंगे, सर का लाइफ हिस्ट्री को हम जानेंगे, सर का जो अचीवमेंट है उसको हम आज जानने के लिए कोशिश करेंगे, और कुछ सजेशंस हम लोग का युवा, अरुणाचल का युवा लोगों के लिए क्या क्या सजेशंस, आज का समय में क्या क्या स्ट्रगल हम लोग को पेश कर रहा है, उसका बारे में कैसे करके उभर के आना है, उसको जानने के लिए कोशिश करेंगे। तो सर, हम समय ना गवाते हुए सबसे पहले सर हम ये जानना चाहेगा कि आपका लाइफ जो है, जैसे कि आप कोलोरिंग से है, तो कैसे करके शुरुआत हो कि आज आप ये मुकाम तक है, थोड़ा सा हम लोग को ब्रीफ हिस्ट्री बताइए सर। थैंक यू स्पार्क न्यूज़। एक्चुअली मैं कोलोरियांग का, मेरा पेरेंट्स कोलोरिंग का था, लेकिन मेरा जन्म तो दामिन में हुआ है। मैं दामिन में जन्मा हूँ। कोलोरियांग से अराउंड अनदर 120-130 किलोमीटर से आगे एक दामिन बोल के एक आउटपोस्ट है, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। तो मैं कोलोरियांग राइट अप टू क्लास 4 तक मैं दामिन में पढ़ाई किया। उसके बाद मैंने उन दिनों में क्लास 5 जो बोर्ड एग्ज़ाम होता था, मैं कोलोरियांग में क्लास 5 का बोर्ड एग्ज़ाम किया। उससे पास करके फिर 0 में पढ़ाई किया मैंने क्लास 6-7 को। फिर 8, 9, 10 मैट्रिक जो अभी हारमोती यहाँ ईटानगर सामने में सेंट जेवियर स्कूल, उससे मैंने CBSE से मैट्रिक किया हूँ। 11-12 याजली से। और उन दिनों में आर्ट्स में 60% देना बहुत बड़ा परसेंटेज होता था। मेरा एकेडमिक इतना ख़राब नहीं था, अच्छा था। फिर मैं शिलोंग में नियरेस्ट उन दिनों में कॉलेज यूनिवर्सिटी बोलने से नेहरू और गुवाहाटी कॉटन कॉलेज ही सबसे प्रेफर्ड था। तो मैं शिलोंग सेंट एडमंड्स कॉलेज से 97 में ग्रेजुएट हूँ। फिर नेहरू से मास्टर्स में फर्स्ट मास्टर्स किया हूँ मैं सोशियोलॉजी में। फिर हायर स्टडीज़ भी बहुत कुछ किया है, वो बहुत लंबा हो फिर बोलने से। तो सर, जैसे कि आपका स्टडी लाइफ को बताया है, स्टडी तो बहुत लोग कर लेता है, लेकिन ऐसे मुकाम पे पहुंचने के लिए काफ़ी लोगों को स्ट्रगल फेस होना पड़ता है। अभी बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन करके अनएम्प्लॉय यूथ बन के बैठ रहा है, बहुत लोग डिप्रेस में है। तो हम थोड़ा सा ये जानना चाहिए कि आप नौकरी में आने के लिए आपने क्या क्या मेहनत किया, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई से भी नहीं होता है। अभी का समय में सिर्फ पढ़ाई करने से ही नौकरी मिलेगा ऐसा नहीं होता है। आपका कैसे कैसे करके स्ट्रगल हुआ है इस मुकाम तक पहुँचने में, थोड़ा सा ब्रीफ बताइए सर। एक चीज़ है कि आप पढ़ाई सबको अच्छा से करना है कि हर इंसान को डिफरेंट स्टेजेस होता है लाइफ में। तो जिस सब स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट का जो एज है, स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए, उसमें बाकी डिस्ट्रैक्शंस में नहीं जाना चाहिए। अभी भी देखता हूँ कि हमारा जितना भी जो पढ़ाई के एज में बच्चों को आजकल बहुत सारा फैसिलिटीज़ है, इसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, पढ़ाई में फोकस नहीं होता। हमारे समय पे आज से 20-30 ईयर्स बैक तो हमारे बस में उन दिनों में फैसिलिटीज़ बहुत कम होते थे। हम लोग कोलोरियांग से 0 तक पैदल मरता था। हाँ, 0 से फिर ईटानगर पे बड़ा मुश्किल से गाड़ी मिलता था। अब कितना दिन लगता था कोलोरियांग से 0 पहुंचने में सर? कोलोरियांग से दामिन से तो 1 वीक लगता था, मुझे अभी भी याद है बचपन में फर्स्ट टाइम जब मैं गया था। कोलोरियांग से 4 days लगता था और 0 तक पहुँचने के लिए। ऐसा तो उन दिनों का ऐसा था, तो फोकस रहना पड़ता उनको। उन दिनों में लोग बोलते हैं, हमारा बच्चा को अभी बोलता है, अब वो पुराना कहानी क्यों बोलते रहता है, अभी अलग हो गया। और उन दिनों में कंपटीशन अलग था, चैलेंजेस अलग था। आज के दिन में चैलेंजेस अलग है। उन दिनों में जॉब भी लिमिटेड था और फिर पढ़ाई लिखाई करने वाला भी कंपटीशन भी लिमिटेड था। अभी तो पढ़ाई लिखने करने वाला बहुत ज़्यादा हो गया। जब आप कंपटीशन में एग्ज़ाम में बैठे, एक जॉब के लिए 100-200 रेशियो में होता है, 1000 में भी होता है कोई जॉब में। तो उन दिनों में कम था, फिर भी फोकस्ड होने से। तो उन दिनों में तो अभी जैसे APSC, APSSB वगैरह जितना स्ट्रिक्ट है, ऐसा नहीं था। APSSB तो अभी रिसेंटली हुआ है। तो हमने भी लाइफ में बहुत सारा कैपेसिटी में जॉब किया। मैं LDC, UDC का भी जॉब किया हूँ, 3-4 डिपार्टमेंट में। आज यहाँ तक पहुँचने के लिए बोलने से बहुत लंबा हो, बहुत सारा स्टोरीज है उसमें। ओके। तो सर, जैसे कि आपने स्ट्रगल्स को बताया किस तरह से करना चाहिए, यूथ लोगों को एक फोकस रहना चाहिए बोल रहा है।
जैसे फोकस सर अभी ऐसे हुआ है कि यूथ लोग फोकस तो कर लेता है, जैसे कि पढ़ाई में फोकस करता है, लेकिन बहुत कंपटीशन टफ हो गया है। तो इसमें एग्जैक्टली हम लोग एक काबिल, सिर्फ पढ़ाई से नहीं, काबिल यूथ, काबिल एक बेटा बेटी बनने के लिए, उसके लिए कुछ टिप्स आप बता सकते हैं? बिल्कुल, बिकॉज अभी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब देखने से वो सबको कैटर नहीं कर पाएंगे। उसमें से जो ब्रिलियंट है, जो फोकस्ड है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही सिलेक्ट होगा, तो 1% लक का भी चांस रहता है। सभी लोग ब्रिलियंट है, अपॉर्चुनिटी लक का भी बात होता है, बट सब आदमी को तो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं मिलेगा, वो तो श्योर है। हार्डली 5-10% लोगों को ही मिलेगा। रिमेनिंग 90% लोगों को तो अपना सेल्फ एम्प्लॉय होना पड़ेगा, जैसे आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। स्किल डेवलपमेंट, अब जर्नलिज्म एक बहुत बड़ा एरिया है और अलग अलग बहुत सारे स्किल्स है। इंटरप्राइजिंग, अभी स्टार्टअप्स का बहुत सारा देश में, सब इवन हमारा स्टेट में भी बहुत सारा सेक्टर्स है जहाँ पे खुला हुआ है। उसमें यूथ लोग उसमें फोकस होना चाहिए। बहुत सारा चीज़ को एक एट ए टाइम नहीं लेना है, एक लिमिटेड फोकस, जिस चीज़ में आप अच्छा है, कंफर्टेबल है, आपका कॉन्फिडेंट हम कर पाएगा, उसी चीज़ को आप ओप करके उसी में स्पेशलाइजेशन में जाइए। क्योंकि समाज ऐसा है कि सब इंटरडिपेंडेंट है। जब बड़ा से बड़ा ऑफिसर, बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन एक छोटा छोटा चीज़ को, छोटा छोटा सामान के लिए सब एक दूसरा इंटरडिपेंडेंट है। तो इसलिए मतलब कोई भी चीज़ आप करता है, जो भी आप अच्छा लगता है, उसको पूरा मन से लगाओ, तन से लगाओ और स्पेशलाइज हो उसी चीज़ में, तब आपका डिमांड रहेगा। हम लोग अरुणाचल का स्पेशली हम निसी यूथ लोग जो है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो लोग जो जब भी बोलते हैं हमको मेरा बड़ा ऑफिसर, जैसे कि आप जैसे एक ऑफिसर जो हमको मदद नहीं किया है, मेरा बड़ा भाई हमको पैसा नहीं देता है, तो ये एक जिम्मेदारी ठहरा देता है। तो जैसे हम लोग यूथ लोग बस बोलते हैं मेरा भैया तो ऑफिसर है लेकिन हमको कुछ नहीं दिखता है, और कोई बोलता है एमएलए है हमको कुछ नहीं दिखता है, उन यूथ लोगों को आप क्या आंसर देना चाहेगा? देखिए, कि स्टार्ट करने के लिए कोई ना कोई पैटर्नेज, कोई मदद करने वाला तो ज़रूरी होता है, कोई भी गाइड करने, मतलब फाइनेंशियली सिर्फ नहीं, मॉरली कोई आइडिया देने वाला, कोई रास्ता देने वाला हो तो बस सब ज़रूरी है। बट देन कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं भी होता है, फिर भी खुद भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो एक दूसरा है हमारा यहाँ पे, खास करके हमारा निजी समाज में देखता है और मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमारा डिपेंडेंसी कल्चर बहुत हाई है। एक्सपेक्टेशन इतना बच्चों का हाई है यूथ्स का कि ये अब वो कर देगा, भैया कर देगा, अच्छे कर देगा, वो सोचने वाला जो मेंटलिटी वो छोड़ना है आपको। सर्टेन स्टेज, मेरा अपना बच्चा को भी सर्टेन स्टेज तक हम उसको पढ़ने लिखने में सपोर्ट करेंगे। उसका एक समय ग्रेजुएशन का बाद, मास्टर्स का बाद तो वो तो कुछ ना कुछ थ्रेड टू पिकअप करना पड़ेगा अपना सस्टेन। कल मैं नहीं रहूँगा तो वो कैसे सस्टेन करें, वो बेसिक उसको समझना है बच्चों को भी। तो मदद तो करना है, हम लोग करता है इनकरेज, वर्ड से हो या फाइनेंशियली जितना भी मदद कर सकते छोटा मोटा वो तो करेंगे, लेकिन बच्चों भी वो लाइन में डिटरमाइन होना पड़ेगा, फोकस्ड होना वो बहुत ज़रूरी है, कोई भी चीज़ थ्रेड पिकअप करता है। तो सर जैसे आप बोल रहे हैं कोई सक्सेस, एक तो गॉड फादर ज़रूरी होता है, जैसे आपका कहने का मतलब कोई दिशा देने वाला। आपका लाइफ आप इतना बड़ा अभी अचीवमेंट करके रखा है, हमने सुना है कि आप नेस में भी रहा, उसके बाद फेस्टिवल काउंसिल, निसी फेस्टिवल काउंसिल में भी रहा, और बहुत सारा जैसे कि अभी KEF का आप स्पोक पर्सन भी है, तो इतना बड़ा आप पोस्ट में रह चुका है। तो आपका कोई सक्सेसर है क्या, कोई गॉड फादर था क्या जो आपको इस मुकाम तक पहुँचाए? ऐसे गॉड फादर बोल के एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। मेरा पिताजी से तो इंस्पायर था, मेरा पापा थोड़ा हेल्थ ठीक नहीं था, वो तो फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर PI थे, रिटायर हो गया 25 ईयर्स बैक। अभी भी हेल्दी आता करता है, नॉलेज वगैरह उससे, ट्रेडिशनल नॉलेज वगैरह बोलो, अपना जितना भी जो है ना रीति रिवाज बारे, उनसे ही मैं सीखता हूँ। और वो रह गया अपना निजी समाज का बारे में, अपना ट्रेडिशनल कल्चर, लैंग्वेज, लिटरेचर जो भी है ना, अपना रूट को बोलने से उनसे सीखता हूँ। और फेस्टिवल रिलेटेड मैटर्स हो, और वो सब को लेके फिर सीनियर्स लोग ने जो निशीलित सोसाइटी में, जो उन दिनों में मैं 13 to 16 में निशीलित सोसाइटी का पब्लिसिटी सेक्रेटरी रहा हूँ, तो उन्होंने भी मुझे, वो लोग ने देखा कि कुछ काम के लिए लायक है, यंग थे, यंग आज का दिन आज भी कंपेयर में बहुत यंग थे, फिर वो लोग पिकअप किया कि वो सेवा काम करने के लिए सीनियर लोग के साथ में, उसको भी अच्छा से निभाया। तो निभाने के बाद फिर वो लोग ने, फिर समाज ने फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया मुझे, निशी फेस्टिवल काउंसिल, न्योकुम, लोंगते, बुरीबुत, 3 फेस्टिवल को इसको देखभाल करने के लिए। मतलब पिछले 6 साल से इलेक्टेड हूँ मैं, 2 टर्म्स, अभी भी सेक्रेटरी हूँ, अभी फेस्टिवल का सीज़न आ रहा है,
तो सर अभी हम लोग आपका लाइफ हिस्ट्री का बारे में सुना, आपने कैसे करके पढ़ाई किया और आज तक आप कैसे करके स्ट्रगल करके इतना दूर एक हफ्ता पैदल चल के भी आपने पढ़ाई किया है, ये सुनना है हिस्ट्री। तो अभी हम कुछ हमारे यूथ लोगों के लिए हम सवाल रखना चाहेगा। जैसे कि अभी अरुणाचल में ऐसे हुए कि सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग आता ज़रूर है, फंडिंग आता है, फंड आता है, स्कीम बराबर है, स्कीम को तो सब जान जाता है, न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है, कई व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो जाता है। लेकिन एक ऐसे फंड भी होता है जो हम लोग का यूथ लोग को मालूम नहीं है, पब्लिक को मालूम नहीं है, सिवाय गवर्नमेंट ऑफिसर्स और हमारा विधायक को मालूम होता है। तो वो क्या क्या फ़ंड है, आज अगर आप बता पाएगा तो रिवील करना चाहेगा तो हम लोग का यूथ के लिए शायद लाभदायक होगा आज का ये इंटरव्यू का थ्रू। मैं एक्चुअली इतना श्योर नहीं हूँ। मैं इवन बिसाइड ड्यूरिंग मेरा 23 ईयर्स एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय में, इनमें से मैंने अराउंड 13 ईयर्स में एक मंत्री के साथ भी अटैच था। मेरा मिनिस्टर के साथ, डिपार्टमेंट मिनिस्टर के साथ अटैच था, एज ए OSD काम किया हूँ। उसमें भी काफ़ी चीज़ सीखा हूँ। जिस सब्जेक्ट में मैं जानता उसी को ही बोल पाऊँगा। बाकी चीज़ को जो मैं मीडिया में, न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ या जो सोशल मीडिया में देखता वही है। मेरा इतना सारा आइडिया तो नहीं है, लेकिन यूथ के लिए बोलने से तो अभी स्टार्टअप्स जो स्किल यूथ्स है उनके लिए तो काफ़ी सारा बैंक फाइनेंस करता है, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ट्रेड एंड कॉमर्स, यूथ अफेयर्स, बहुत सारा जो है सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग। उनको एक्सप्लोर करना है। मैं इतना डेप्थ से मैं बता नहीं पाऊँगा। और रह गया अपना जो विधायक जान लोग कुछ स्कीम को, ऑफिसर लोग लिमिटेड उसको, मतलब लोग को ट्रांसपेरेंट वे में उसको एजुकेट नहीं करता ये, तो उसका तो आप लोग मीडिया का ही ज़्यादा रोल रहेगा उसको चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए, लोगों को बताने के लिए ना। हमसे भी ज़्यादा आपका आइडिया होगा। मैं जिस सब्जेक्ट में डील करता हूँ उसको पूछने से तो मैं आपको डिटेल बता पाऊँगा। जैसे कि अभी सिविल सप्लाई का होता है। हाँ। तो सिविल सप्लाई में क्या क्या जो हम लोग पब्लिक जो है, हम लोग स्पेशली यूथ लोग जो है उसको आपका गवर्नमेंट का जो बेनिफिट को हम लोग उठा सकते हैं। सिविल सप्लाई में बेसिकली ये तो एक वेलफेयर डिपार्टमेंट है। ये वेलफेयर डिपार्टमेंट में मतलब रेवेन्यू फ्री वाला रेवेन्यू नहीं होता है, तो वेलफेयर डिपार्टमेंट है। लोगों को फूड एंड सिविल सप्लाई से तो आपका जब से कोविड आया स्टेट गवर्नमेंट, मतलब भारत सरकार ने जो राशन जो 5 किलो करके जो होता है वो फ्री में देता है लोगों को। जो एक अन्नपूर्णा योजना है, नहीं उसको बोलते हैं आपका, एक तो ये प्रायोरिटी हाउस होल्ड होते हैं, उसमें पर हेड आपको 5 किलो करके फ्री में मिलता है। और दूसरा है अंत्योदय अन्न योजना। ये बहुत पुराना स्कीम है, 2001 में से लॉन्च हुआ था। अभी अराउंड मोर देन 25 ईयर्स शायद हो गया, 25 ईयर्स हो गया। उसमें भी वो 35 किलो करके फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है एक फैमिली को। तो अंत्योदय अन्न मतलब गरीब सबसे पूरे सब द पुअर को। और प्रायोरिटी हाउस होल्ड है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत इसको हर इंडिविजुअल को, मतलब आपका अर्बन में 50% आसपास मतलब लोगों को, मतलब पॉपुलेशन को कवर करता है। रूरल में 60% प्लस लोगों को कवर करता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट। सर जैसे कि ये फ्री सर्विस को होता है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर लोग होते हैं वो लोग नहीं पहुंचा देते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्टर लोग जिसको बेनिफिशियरी तक पहुंचाना चाहिए वो नहीं पहुंचा देता है। उसके लिए कोई सोशल सर्विस करके उन लोगों के लिए खुद से पहुंचाने के लिए आ सकते हैं क्या डिपार्टमेंट के पास? कुरुम कुमे का खास करके मैं अभी 2-3 बार, एक्चुअली मुझे ऑथोराइज नहीं है सब बोलने के लिए, बदन गवर्नमेंट ऑफिसर, लेकिन पब्लिक का हित में जो बेनिफिट है, कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ तो नहीं है, कोई सीक्रेट वाला चीज़ तो नहीं। मैं 2-3 बार ऑफिस भी उधर ड्यूटी में भी गया हूँ। अपना डायरेक्टोरेट मेरा सीनियर लोग डिप्लॉय किया, मैं वहाँ का होने की वजह से। कुरुम कुमे का चैलेंजेस ये है कि कुरुम कुमे में फूड कॉरपोरेशन का डिपो नहीं है वहाँ पे। वो सारा कैटरिंग जो जीरो हेडक्वार्टर से अनदर डिस्ट्रिक्ट लॉर्ड सुबनसिरी से करता है। लॉर्ड सुबनसिरी को क्रॉस करके आपका फिर कई पानियर नया डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करके कराडाडी को क्रॉस करके कुरुम कुमे पहुँचता है। आप जीरो से जोरम टॉप तक लेके आने के लिए जीरो विदिन जीरो में सर्कुलेट करने, यहाँ बंदरदुआ से नाहरलगन लाने के लिए या बंदरदुआ से साकाली पहुँचाने के लिए उसको आपका ये वो जो है 100 रुपया 105 रुपया फ्लैट। तो कोलोरिया यहाँ से जीरो से कोलोरियांग या दामिन सारली पारसी पार्लो योपिन संग्राम पहुँचाना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसका वजह से मतलब काफ़ी उधर में राशन सप्लाई कभी कभी बहुत प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग ने KEF का तरफ से भी बहुत कोशिश किया। मैं खुद डिपार्टमेंट में हूँ,
पर्सनली भी हम फॉलो करते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से भी काफ़ी कॉरेस्पॉन्डेंस है। इसलिए अभी कोलोरियांग में हम लोग जो ऑफिसर्स बैडमिंटन क्लब को हम लोग उसको ये आपका FCI जो डिपो बनाने के लिए हम लोग उसको पूरा अभी तैयार है। एनी टाइम उसको कमीशन हो सकता है। आपका वे ब्रिज चाहिए था, कुछ रेनोवेशंस चाहिए था FCI की तरफ से, जो उसको क्या बोलते हैं, और राशन जो स्टोरेज के लिए जो भी बेसिक लोग स्पेसिफिकेशन उसको हम लोग ने कंप्लीट करे डिपार्टमेंट तरफ से। तो एनी टाइम अगर वो राशन उधर से अगर कोलोरियांग में ही FCI हारमती रेलवे हेड से कोलोरियांग तक अगर राशन पहुंचा देगा, FCI चावल पहुंचा देगा कोलोरियांग से, फिर आगे दामिन, साली, पोलोसांग, यहाँ पासांग, न्योबिया, संग्राम ले जाने के लिए 100 रुपया में प्रॉब्लम नहीं होगा, तब सफिशेंट हो जाएगा। ये एक बड़ा इशू है, तो इसलिए ये जल्दी सॉल्व हो जाना चाहिए, रेनी सीजन से पहले हो जाना चाहिए। ओके तो सर, जैसे कि आप कोलोरिंग का जिक्र किया, कुरुंग कुमे का जिक्र भी किया है, तो अभी का समय में आप स्पोक पर्सन भी है 21 कोलोरिंग एम्प्लॉयज़ फोरम का, तो अभी हम लोग का विधायक लोगों को तो वो डिस्ट्रिक्ट को तो बहुत बदनाम है, कंस्टिट्यूंसी को ज़्यादा बदनाम है, 21 कोलोरिंग जो है इतना बदनाम है। तो इसको डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहला सेक्टर, जैसे एजुकेशन होता है, हॉस्पिटलिटी का होता है, सबसे पहला सेक्टर हम लोग को किसको देखना चाहिए, हमारा विधायक को? अगर आप टिप्स देना चाहेगा तो। मैं तो बोलूँगा सबसे इम्पोर्टेंट तो रोड कम्युनिकेशन है। रोड कम्युनिकेशन हो जाने से बाकी सब मतलब वो पाइपलाइन में आ जाएगा सब। क्योंकि रोड कम्युनिकेशन और जैसे अभी मैंने बताया, रोड कम्युनिकेशन सही नहीं होने के बाद राशन पाने का बहुत प्रॉब्लम होता है, मोबिलिटी का इशू आ जाता है। तो एजुकेशन में काम करने वाला लोग, टीचर्स लोग के लिए, फिर इवन हेल्थ वर्कर्स लोग के लिए भी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को, लॉ एंड ऑर्डर ख्याल रखने वाले पुलिस को, सबको चलना फिरना बहुत मुश्किल होता है, इंटरकनेक्टेड है। रोड सबसे प्राइम है। तो अभी तो कोलोरियांग तक रोड क्लियर है, आगे भी काफ़ी जगह मतलब कंपेरेटिवली हमारे समय से तो अभी बहुत अच्छा है। तो रोड प्रायोरिटी है। रोड का बाद नेक्स्ट तो आपका एजुकेशन है। आदमी को एजुकेटेड होगा तो समाज सही रहेगा, अभी भी सही रहेगा, आगे भी सही रहेगा। और हेल्थ, और सब कुछ काम करने के लिए तो आदमी हेल्थ तंदुरुस्त रहना पड़ेगा। हेल्थ एक बहुत एक्सपेंसिव अफेयर्स है। छोटे छोटे एक्सरे करने के लिए हमारे लोगों को इंटीरियर से यहाँ कैपिटल आना पड़ता है, ट्रेम्स में आना पड़ता है, रामकृष्ण मिशन में आना पड़ता है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जाना पड़ेगा। ये एक बड़ा इशू है। और बेसिक हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को फोकस करना और एजुकेशन का फोकस करना है। अभी हम एक पब्लिक का सवाल करना चाहेंगे। पब्लिक जब हो, जैसे कि आप लोग 21 कोलोरिंग एम्प्लॉयज़ फोरम लोग जो है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खोल के आप लोग आज, जैसे आप स्पोक पर्सन के रूप में काफ़ी बड़ा भाषण भी दिया है और अच्छा चीज़ को आपने टेलीकास्ट भी किया है। तो पब्लिक का ये सवाल रहता है कि आप स्पेशली आपको कि आपने हमारे 21 कोलोरिंग को क्या पेबैक दिया है, क्या कंट्रीब्यूट किया है, ये पब्लिक जानना चाहेगा आज के समय में। ये जो एक थिंक टैंक ग्रुप है एक्चुअली, और मोस्ट ऑफ द जो एम्प्लॉयज़ है, जो स्पेशली जो की लीडर्स है, वहाँ पे कोलोरियांग में पोस्टेड नहीं है। कोई लोग काफ़ी सीनियर हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ पोस्टिंग वगैरह पार हो गया। हम लोग भी अभी डिस्ट्रिक्ट में वापस नहीं जाएंगे, अभी डायरेक्टरेट में हो गया, यहीं से रिटायर हो जाएंगे। फिर ऐसा करके मतलब थिंक टैंक है। हम लोग बेसिकली आइडियाज़ को, नॉलेज को शेयर करने के लिए, कोई भी मतलब जो कॉमन इंटरेस्ट वाला है 21 कोलोरियांग के लोगों के लिए, जो भी कॉमन इंटरेस्ट चीज़ है उसको डिस्कस करने के लिए, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसका सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग सपोर्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए, इनपुट्स देने के लिए, और बिसाइड इवन इलेक्टेड लीडर को भी सर्टेन एक्सटेंट। तो उनका लेना नहीं लेना अलग बात है, लेकिन हमें उनको बताना ये एरिया में फोकस करना है, इसका ये प्रॉब्लम्स है, इसको सॉल्यूशन ये हो सकता है। 5 इयर्स का प्लान, 10 इयर्स का प्लान, टारगेट कौन कौन एरिया में फोकस होना चाहिए, वो हम लोग बोलते हैं। हम लोग ने हिस्टोरी को विजन शेयरिंग वाला भी बहुत अच्छा से सक्सेसफुली किया है। 21 पॉइंट्स जो रखा है, जो भी विधायक आएगा उसको आगे निभाना है। तो वो तो आपको पहले भी स्पार्क न्यूज़ को हमने बताया था ऑनरेबल एमएलए साहब के घर में कि हम लोग वो पॉइंट्स उसका फुलफिलमेंट के लिए एवरी लॉन्गटे फेस्टिवल जो हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर है, लॉन्गटे में हम लोग एक उसमें सोशल ऑडिट होंगे कि उसका प्रोग्रेस कितना हो। 21 से ये वादा था, ये पॉइंट्स प्रायोरिटी थे, शॉर्ट लिस्टेड थे। तो इलेक्टेड लीडर डेमोक्रेसी में उसका ऊपर सोशल ऑडिट होगा बोल के वो बोला हुआ है, सबने एग्रीड अपॉन है। तो हम लोग उसमें
कमिंग अप्रैल में हम लोग चर्चा करेंगे उसको। तो सर अभी के समय में हम लोग का यूथ को आपका तरफ से कुछ सजेशन, स्पेशली पब्लिक का, अरुणाचल का पब्लिक को आपका तरफ से कुछ सजेशन, क्योंकि डेवलपमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड आता है तो ऐसे हो जाता है कि हम लोग का कुरुंग कुमे में एक फुटबॉल स्टेडियम के लिए भी, एक ग्राउंड के लिए भी आया गया था, लेकिन पैसा वापस चला गया बोला है, क्योंकि कोई ज़मीन देने वाला रेडी नहीं था। तो ऐसे चीज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो उन पब्लिक जिसका पास ज़मीन जायदाद है लेकिन डेवलपमेंट चाहिए बोल के बोलता है, लेकिन जब डेवलपमेंट पैकेज आता है तो एरिया जगह ज़मीन को ही नहीं देते, उन पब्लिक लोगों को आपका तरफ से क्या अपील रहेगा? अभी हमारा पब्लिक को अवेयर होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि समझना चाहिए, और शॉर्टकट मेथड्स का ज़माना चला गया। अब मेहनत करना है सबको, और जगह को डेवलपमेंट होने के लिए एकोमोडेटिव होना पड़ेगा, सबको लेके चलना पड़ेगा, और जिसका ज़मीन है वो तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली ओपन टेंडर होता है, आपको डायरेक्ट नहीं मिलता है, बदन कुछ कुछ पोर्शंस तो आपको मिलेगा एज ए लैंड ओनर ना, क्योंकि लोग गिट्टी बाली जो होता है, रॉ मटेरियल्स होता है, लोकल लेबरर्स होता है, जो मैन पावर होता है, वो यहाँ से लेके नहीं जाएगा, लोगों को बेनिफिट होगा ना। वहाँ एक स्टेडियम बनाएगा, या कोई एक ऑडिटोरियम बनाएगा, एक ढंग का हॉस्पिटल बनाएगा, या कोई टूरिज्म का एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, और सारा लोगों को बेनिफिट होगा। जो ज़मीन देने वाला उनको भी बेनिफिट होगा, सबको बेनिफिट होगा। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्टर जो टेंडर वाला चक्कर, सब काम करने का जो हमको चाहिए वाला, वो वाला, उसमें सारा प्रोजेक्ट भी फेल हो जाता है, और सारा प्रोजेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। और लोगों का ऐसा भी देखा है कि मतलब अगर 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, हमारा लोग 90 लाख प्रॉफिट लेना चाहता है, वो बाकी जगह में ऐसा नहीं होता है। अब 100 करोड़ एक मतलब 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, या 100 करोड़ का प्रोजेक्ट हो, 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो आप 10-15 लाख बेनिफिट मिलने से तो बहुत खुश है लोग बाकी जगह में। आपको फॉर्म को भी क्रेडेंशियल मिल रहा है, आपको भी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, समाज को भी आप पे बैक कर रहे हैं, कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा करके हमारा आदमी लोग शॉर्टकट में सब कुछ जो प्रोजेक्ट है उसको मतलब 10 करोड़ का होगा भी तो सारा 9.5 करोड़ ही उसको बेनिफिट चाहिए, प्रोजेक्ट भी मार खाएंगे, फिर वो पैसा आउट ऑफ वे अर्न करके भी वहाँ पे फिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करता है। अगर वो उधर 2 बार घर बनाएगा, दुकान बनाएगा, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, फिर मानी जो लोकल सर्कुलेशन होता है वो नहीं हो रहा, वो पैसा सब आके ईटानगर या कहीं बाहर में वो लोग फ्लैट्स खरीद रहे हैं, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तभी। अभी ईटानगर इतना मतलब अर्बन जंगल हो गया यहाँ पे। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट्स में कुरुंग कुमे बोल के नहीं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स का लोग सेम हाल है कि ये सब ईटानगर या एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में फोकस हो जाता है। उधर से प्रोजेक्ट किया तो उधर में ही इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। वो हर एक को सोचना चाहिए हाई टाइम कि हम लोग अपना बस्ती में, गांव में, अपना जन्म स्थान में वापस जाके सब क्रिएट करना चाहिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, अपना एक निशान छोड़ के जाना है, क्योंकि सब लोग चंद दिन का ही मेहमान है, लेके तो जाना नहीं है। तो सर आप है जे आज हमारे स्पार्क न्यूज़ के स्टूडियो में आया है, काफ़ी सारा बात हम लोग आज किया है पब्लिक के सामने में, आपने सजेशन भी बहुत अच्छा दिया है, लेकिन हम लास्ट सवाल ये रखना चाहेंगे आपका तरफ से, कुछ चंद शब्द हमको चाहिए बस। जैसे कि अभी आप हमारे एरिया का एक बहुत बड़ा एक ऑफिसर है और बहुत एग्जाम्पल ही सेट कर रहा है, आपका तरफ से आप हमारे एरिया को आगे जाके क्या कंट्रीब्यूशन देना चाहेगा? है जे अभी का समय में हम लोग वहाँ में बहुत सा चीज़ बैकवर्ड है। अभी ऐसे होता है कि कॉन्ट्रैक्टर तो अच्छा काम करके सरपेश करके वो कर सकता है, पे बैक कर सकता है अपना एरिया को। तो आप है जे इतना बड़ा ऑफिसर हम लोग का एरिया से निकलते हुए, आपका हिसाब से आप हमारे एरिया को क्या कंट्रीब्यूट करना चाहेगा? मैं बहुत बड़ा ऑफिसर नहीं हूँ छोटा लोअर मिडिल लेवल ऑफिसर हूँ, बट देन एज ए मैं जो सकता हूँ, मैं तो पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी को बहुत मैं डेवलप करा दूँगा, वो तो मेरा कैपेसिटी में नहीं है। लेकिन अभी KEF की तरफ से हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, अपना कैपेसिटी जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया उसमें हम लोग साथ दे रहे हैं, साथ सब लोग आइडियाज़ शेयर करेंगे। और बेसिक जब रिटायरमेंट का प्लान होगा या कुछ अपना सेविंग्स होगा, डेफिनेटली अपना जगह में हम इन्वेस्ट करेंगे। वहाँ भी कुछ दुकान हो या होटल हो या टूरिज़्म हो या रेसिडेंशियल हो, होम स्टे, बेसिक छोटा चीज़ हो, मतलब मैं मेरा कैपेसिटी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता हूँ मैं करूँगा डेफिनेटली। और मेरा बच्चों को भी इनकरेज करेंगे उधर, मतलब अपना रूट में कनेक्टेड रहने के लिए। कुछ कमाई बाहर से करता है, अच्छा कुछ
बिजनेस वेंचर करता है या कोई अच्छा प्रोफेशन टेकअप करता है, तो समाज को पे बैक करने के लिए, मतलब सबको ओवरनाइट को हम चेंज करने के लिए प्रॉमिस नहीं कर सकते, बट अपना स्मॉल से मेरा अपना लेवल पे जो मैं मेरा सर्कल में जो इमीडिएट है, मैं एक एग्जांपल ऐसा सेट करने को कोशिश करूँगा। ओके सर, जैसे लास्ट सजेशन हमारा यूथ लोगों के लिए क्या देना चाहिए? यूथ लोग, वही मैं बोल रहा हूँ, यूथ कभी डोंट गेट डिस्करेज्ड। एक एग्ज़ाम अभी APSC का भी मेरा भाई बहन लोग भी अभी भी दे रहा है। APSC प्रीलिम्स दिया, कोई लोग क्लियर किया, कोई लोग नहीं किया। डिस्करेज नहीं होना चाहिए। जब तक एज है, एग्ज़ाम APSC UPSC एग्ज़ाम जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आपके क्वालिफिकेशन है, तो एज है, तो कंपटीशन तैयार करते रहो, करते रहना चाहिए। उसमें अगर क्लिक नहीं हुआ तो भी दैट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, देयर सो मेनी अदर थिंग्स टू डू इन लाइफ। वो एक एरिया है सेवल, हाँ, एक एरिया, उस अपना पहचान बनाने के लिए अलग बहुत सारा एरिया है, अपना सस्टेनेंस के लिए। APSC में, APSSB में, UPSC में नहीं मिला है बोल के भी डिसहार्टेन नहीं होना है। कोशिश करो, मिलने से बहुत अच्छा है, नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, कोई ना कोई फिर अल्टरनेटिव प्रोफेशन वो टेकअप करके आगे बढ़ना चाहिए। बहुत दुनिया बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है दुनिया, आप अच्छा से जीने सीखने से। तो अगर निगेटिविटी बढ़ेगा, कोई गलत स्टेप लोग नहीं लेना चाहिए। आजकल डिप्रेशन में छोटे बात में यूथ लोग डिप्रेशन हो जाता है, छोटे बात में अल्कोहलिक बन जाता है, छोटा फेलियर्स को लेके ड्रग एडिक्ट बन जाता है। वो सब नहीं होना चाहिए, उसको मौका नहीं देना है। स्ट्रॉन्ग होना है, डिटरमाइन होना है। एक प्रोजेक्ट फेल हो गया या एक जॉब फेल हो गया, दैट्स नॉट एंड ऑफ द लाइफ। लाइफ जब तक है दुनिया में, ऊपर वाला चाहा तो आप अच्छा से बिता सकते हैं अपनी लाइफ को। तो गाइस, जैसे कि आपने सुना हमारा भिंगिया अमित जी का कहना क्या क्या है। आज पूरा एक्सपीरियंस को भी सर ने बताया कि कैसे करके हम लोग का यूथ लोगों को किस तरह से डिप्रेशन से या आपको अनएम्प्लॉयमेंट से कैसे करके आपको निकालना चाहिए, ये रास्ता भी दिखाया और सर का लाइफ हिस्ट्री भी जाना है। तो सर आज आपको थैंक यू सो मच हम लोग का स्पार्क स्टूडियो में आने के लिए और कुछ हमारे पब्लिक के लिए आपने कुछ सजेशन वर्ड देने के लिए। होप करते हैं हम लोग फिर मुलाकात होंगे, फिर अच्छा वर्ड्स हमारे एरिया के लिए, हमारा पब्लिक के लिए आपसे हम सुनने के लिए फिर कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ आने के लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच।